What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए नॉर्मली हम क्या करते थे, जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करते थे तो कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते थे या फिर कोई कोटेशन लेते थे। लेकिन आज जो है मैं डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए इस लेक्चर में। अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से निकल के आया, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब तक हमने ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से किस डायरेक्शन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो जो हमने डिस्कस किया था वहां से किया था हमने रेगुलेटिंग एक्ट कब से स्टार्ट हुआ था? 1773 से। तो 1773 से लेके 1857 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ को हम बढ़े हैं, किस तरीके से ओरिजिन आया, किस तरीके से ओरिजिन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग का फेज, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है, आप लोग सभी जानते हैं ये नेक्स्ट फेज कब से स्टार्ट हुआ? 1857 की क्रांति भी बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद में जो चेंजेस आए हैं हमारे, जिस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कैसे तैयार हुआ। अब इस लेक्चर में हम वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारा जो ड्यूरेशन होगा 1858 से लेकर 1947 तक का ड्यूरेशन होगा। ओके आप लोगों को पता है जैसे कि हुआ क्या था, 1857 में वार हुई, क्रांति जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। चलिए क्वेश्चन निकल के आता है आपके लिए यहीं से, ये बताइए किसके द्वारा कहा गया था ये, ठीक है। और इसको स्पॉइम इम्यूनिटी भी बोला गया था। ओके तो जो ये वार हुई थी उस टाइम पे, तो बिल्कुल ही एक तरीके से जो कंपनी के रूल थे उनसे जनता पूरी परेशान हो चुकी थी। खासकर जनता तो बाद की बात बोली जाए, यहाँ पे जो राजा थे वो भी परेशान हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। डलहौजी की जो नीति निकल के आई उस टाइम पे, मतलब सारे ऐसे ऐसे नीति निकल के आ रही थी कि सीधा सीधा क्या किया जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाने का काम चल रहा था। और जो इंडियन किंग थे या फिर कोई भी और भी अलग डायरेक्शन में कोई और टेरिटरी थी इंडिपेंडेंट अगर कोई, तो उसको हथियाने का काम चल रहा था। बस यही था बिल्कुल उनकी पॉलिसी। तो उसी की वजह से सब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ओके तो इसी के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की जो क्रांति हुई, इसी के बेस पर काफी कुछ चेंज हो गया फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चेंजेस तो बहुत सारे हुए, पर उनमें से कुछ जो है बोला जा रहा था कि ये गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में गुड गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है इस एक्ट के द्वारा। ये इंडियन के द्वारा नहीं बोला गया था, ये बोला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारी बदतमीजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी है। अब यहाँ पे जो रूल किया जाएगा वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इन्होंने बोला अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो आप लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी यहाँ पर। मतलब वही है कि जब आदमी कोई गुस्से में आ जाता है तो ये किया जा रहा है कि किस तरीके से उसका गुस्सा शांत किया जाए। तो ये बहाने ढूंढे जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। ओके तो यहाँ पे हुआ क्या क्या एक्चुअली में, देखिए एक तो गवर्नमेंट जो थी वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी गई क्राउन के अंडर में। ओके जो कि पहले कंपनी चलाया करती थी। उसके बाद में टेरिटरी और जो रिवेन्यू वगैरह है सब कुछ ब्रिटेन के क्राउन के अंदर में आ गया। क्राउन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ताज, क्योंकि आज की डेट में भी वहां पे महारानी होती है ब्रिटेन में, आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए सब कुछ जो होता है वहां पे रानी के अंदर में आ गया। अब जो कुछ भी होगा वो रानी के हिसाब से होगा। वहां पे जो कुछ भी स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया में वो अब उनके हिसाब से चलेंगे। मतलब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का जो कैबिनेट है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वो डायरेक्ट अब रूल करेगी इंडियन टेरिटरी को। ओके तो अब यहां से क्या समझ में आता है? अब यहां से ये समझ में आता है, मान लीजिए मैं एक बहुत ही सख्त इंसान हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से रूल और रेगुलेशन फॉलो करके चलता हूं। तो अगर मेरे अंडर कोई एरिया है तो मैं वहां पे भी उसी तरीके के रूल और रेगुलेशन फॉलो करवाऊंगा सख्ती से। अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा और नरम सा इंसान हूं और ज्यादा मतलब चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता हूं, तो जो मेरे अंडर का एरिया होगा वो भी उसी तरीके का रूल और रेगुलेशन फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे उसी तरीके का रूल और रेगुलेशन फॉलो होना कुछ कुछ स्टार्ट हो गया। जिस तरीके से पार्लियामेंट वहां पे है तो यहाँ पे भी उसी तरीके की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। जुडिशरी हल्की फुल्की जिस तरीके की वहां पे, यहाँ पे भी उसी तरीके के इन्होंने मतलब चीजें स्टार्ट कर दी। मतलब इनकी खुद की टेरिटरी जो कि इंडियन की खुद की टेरिटरी बन गई थी अब, तो वो चीजें भी वे इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए जैसा कि उनकी खुद की कंट्री में चल रहा था। तो हुआ क्या क्या, देखिए सबसे पहले तो यही बोला गया कि अब हमारे अंडर में आ गया सारा, ठीक है। तो हर मैजेस्टी बोला गया इसको कि अब जो है जो भी रूल होगा उनके हिसाब से यहाँ पे रूल होगा सबसे फैक्ट। और यहाँ पे आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट मिलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बोला था, यहाँ पे इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आप लोगों को मिलेगी कि ये क्या था। जैसे यहीं पे देख लीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसराय के रूप में चेंज कर दिया गया। वॉइसराय को एक तरीके से गवर्नर बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब गवर्नर बोलते हैं एक तरीके से। वॉइसराय को राज्यपाल भी आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो उसका नाम दे दिया गया यहाँ पे। ओके
तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइस राय थे, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आए। पहले कौन आते थे, कंपनी के हिसाब से काम चल रहा था, पर लेकिन अब यहाँ पे क्राउन डायरेक्ट रूल कर रहा है, ठीक है। तो एंड हो गया सिस्टम ड्यूअल गवर्नमेंट, जो कि जो चीजें चल रही थी हम लोगों ने देखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहा था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहा था, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने। अब आप लोग थोड़ा रिवीजन भी करके चलिए साथ साथ में, ये बताइए कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और कौन सा रिवेन्यू के लिए था, तो आप लोगों को वो बताना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, और आंसर जितने ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी उतना मोटिवेट रहूंगा लेक्चरों को और ज्यादा डेडिकेटेडली करने में। तो आप लोगों को भी अपना फुल पार्टिसिपेशन दिखाना है, ओके। तो ये तो फंडा यहाँ पे खत्म हो गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। अब चलना क्या स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, ये नया पद निकल के आ गया। अब नया पद निकल के आ गया, ये किसके हिसाब से काम करेगा, ये करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। ये मेंबर था उनकी पार्लियामेंट का, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था ये, यहाँ पे कैबिनेट का उनका, तो इसीलिए वो तो उनका दूत हो गया ना। अब जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो देखेगा, मतलब एक तरीके से तो गवर्नर जनरल आ गया यहाँ पे, मतलब गवर्नर जनरल को चेंज करके वॉइसराय बना दिया। अब वॉइसराय के भी जो चीजें हैं वो देखी जाएगी कि वॉइसराय किस तरीके से स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब एक तरीके से ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया यहाँ पे। और ये इतना ऐसा क्यों कर रहे थे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, क्यों कर रहे थे ये, क्योंकि ये बहुत चिढ़ते थे यहाँ से। यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी का आदमी आता था तो यहाँ से कमा के बहुत सारा पैसा ले जाया करता था। जिस तरीके से हम इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, तो सोने की चिड़िया के पर जो थे काट काट कर ले जाए जा रहे थे यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ से अगर ब्रिटेन में जाता था तो वो एक आलीशान जिंदगी जीता था, कुछ दिनों का एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे प्राइवेट व्यापार करता था या फिर ब्राइबरी घूस लेता था यहाँ से बहुत ज्यादा, और जाके अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करता था अपनी कंट्री में। तो इसीलिए पार्लियामेंट के आदमी थे फ्रस्ट्रेट रहते थे, वो बोलते थे कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कुछ मिलता नहीं है, जरा सी दिन के लिए जाते हैं इंडिया में और वहां से माला माल होके आते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस जो दिया जा रहा था कंप्लीटली यही था, किस तरीके से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया का रेवेन्यू को कंट्रोल किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो भी काउंसिल यहाँ पे गठन की जाती थी, कौन होता था उसका चेयरमैन, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे चेयरमैन हुआ करता था। तो यहाँ पे ये चीजें थी। अब देख लेते हैं आगे हमारा किस तरीके से लेक्चर चलने वाला है। अब सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके से काउंसिल की नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिया, तो काउंसिल का जो हेड कौन बनाया जा रहा है यहाँ पे, वो बनाया जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल के 3 एक्ट निकल के आए, 1861, 1892 और 1909। देखिए यहाँ पे मैं ओनली वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में फायदा हुआ है, ओरिजिन जहां से निकल के आ रहा है। यहाँ पे सारी हिस्ट्री डिस्कस नहीं की जा रही है। कभी आप लोग सोचने लगो कि कुछ चीजें यहाँ पे स्किप हो रही है, यहाँ पे ओनली कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ, पर उनमें जो भी चीजें आ रही हैं हिस्ट्री की वो फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो हुआ क्या, देखिए 3 ये एक्ट निकल के आए, मतलब काउंसिल एक्ट निकल के आए, ये 1861, 1892 और 1909। तो आप लोगों को इनके बारे में अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे आगे। तो देखिए जो फर्स्ट एक्ट था वो 1861 वाला जो एक्ट था, तो चीजें देखिए, एक तो वैसे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे आदमी ब्रिटेन, मतलब जो कंपनी थी उसकी वजह से। तो अब क्या किया जाएगा, अब वही किया जाएगा ना, थोड़ी थोड़ी पावर इंडियन को भी दी जाएगी, उनको ये पता चले, उन्हें कहते हैं आदमी के हाथ में लॉलीपॉप देना, एक तरीके से उनको भी ये पता चलता रहे कि नहीं यार हमारा भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब हमारे हिसाब से चीजें चल रही हैं, पर लेकिन चल रही हैं किसके हिसाब से, क्राउन के हिसाब से। तो अब वो लॉलीपॉप क्या था, वो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन था, मतलब इंडियन को भी कुछ पोस्ट पकड़ा दी गई यहाँ पे। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर भी नॉमिनेट किया गया, नॉन ऑफिशियल इंडियन जो, मतलब जो ये क्या बोलते हैं, जो वायसराय की काउंसिल थे उसमें भी मेंबर आने लगे, ठीक है। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग, नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, नॉमिनेट किया 3 इंडियन को, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियन को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस थे, ये महाराजा ऑफ पटियाला थे, सर दिनकम राव जी थे। तो ये 3 आदमियों को यहाँ पे इन्होंने नॉमिनेट किया, ओके। तो अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, आप लोगों ने पहले क्या देखा था, हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे वहां पे, उनके हिसाब से अगर चीजें डिस्कस की जाए तो वहां पे क्या किया गया था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा रहा था। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, दूसरा जो कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी देखी थी हमने, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन छीन के, मतलब उनकी पावर छीन के किसको दे दी गई थी, बंगाल को दे दी गई थी। पर लेकिन अब क्या होना शुरू हो गया, फिर से डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया और लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई बॉम्बे को और मद्रास को, जो कि छीन ली गई थी। कब छीनी गई थी ये, कमेंट में आंसर दीजिए। जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से सुना होगा उनको पता होगा, ठीक है। लेक्चर देखिए सारे सुन के चलिए, तो आप चीजों को ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को आप एनालाइज भी कर पाएंगे और समझ में भी आएगी जब आपके पास में बेस हुआ करेगा। तो इनको फिर से लेजिस्लेटिव पावर इन्होंने दे दी, तो रिवर्स कर दिया प्रोसेस, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू स्टार्ट हुआ था। देखिए हुआ क्या था उस टाइम पे, इन्होंने ये सोचा था
कि स्टार्टिंग में अगर कोई भी सोचेगा इस तरीके से ही सोचेगा, क्या सोचेगा, मान लीजिए आपके पास में छोटी छोटी टेरिटरी बिखरी पड़ी है, ठीक है, जगह जगह, तो आप क्या सोचेंगे, पहले इसको एक जगह इकट्ठा करा जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से इसे एक माला में पिरोया जाए, अगर छोटे छोटे स्टेट आपके पास में है। पर लेकिन जब ये स्टेट आप एक तरीके से माला में पिरो लोगे, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, सारे स्टेटों को इकट्ठा किया, ठीक है, सब स्टेटों को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में क्या कर दिया, सब स्टेटों को अलग से पावर दे दी, सबके पास में अपने चीफ मिनिस्टर हो गए, वो अपनी खुद की अपना खुद का एरिया खुद संभालते हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर हो गए, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया यहीं से। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, पहले अपना एक छोटा सा एरिया बनाया, उसमें रूल करना स्टार्ट किया, फिर कोई और एरिया बनाया, फिर कोई और, तो उसको फिर क्या किया इन्होंने, सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब सबको एक जगह मिला दिया, तो माला में पिरो दिया। अब जब सेंट्रलाइज हो गए तो फिर अब तो ये थोड़ी ना कि एक सेंट्रल वाला आदमी सारी चीजों पे फोकस रख सकता है, इसको भी देखे जाके, इसको भी देखे, उसको भी देखे, तो फिर क्या हुआ, फिर इनको अलग अलग से भी पावर दे दी गई कि अपने एरिया को आप अलग से देखिए, पर लेकिन हम क्या करेंगे, बस आपका ओवरव्यू लिया करेंगे, मतलब कंप्लीटली अंदर नहीं घुसेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। तो जो प्रोसेस चलाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, वो अब उल्टा होता दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा चलाया गया था, और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्लाइमेक्स से पूछा था, यहां पर कंप्लीटली सेंट्रलाइज की चीजें हो चुकी थी, ठीक है, तो वो अब दिख रहा था, उल्टा होता दिख रहा था। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव जो डिवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑटोनॉमी मिलनी स्टार्ट हो गई जो प्रोविंस थी, और ये इंटरनल ऑटोनॉमी कंप्लीट ऑटोनॉमी हो चुकी थी लगभग 1937 में, जब इलेक्शन होने स्टार्ट हुए, तो उस टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये देखिए सारी चीजें आपस में कनेक्ट है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और इसके अलावा पंजाब, तो ये प्रोविंस स्टैब्लिश की गई 1862 में, 1866 में और 1897 में रेस्पेक्टिवली, ठीक है, पहले बंगाल, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और उसके बाद में पंजाब, तो ये स्टेब्लिश की गई, तो इनको ऑटोनॉमी दी गई, इनको अपने हिसाब से काम करने का वो दिया गया, और इसके बाद में पोर्टफोलियो भी दिया गया। पोर्टफोलियो मतलब एक तरीके से मिनिस्ट्री दी गई कि आपके पास में डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, या फिर आपके पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, रेलवे मिनिस्ट्री होगी, तो ये भी काम स्टार्ट कर दिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया ये 1859 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, रटना कुछ नहीं है, 2-3 बार पीडीएफ आप लोग देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, और लास्ट लेक्चर की भी पीडीएफ और ये वाली दोनों मर्ज करके आप लोगों को एक जगह मिल जाएगी इकट्ठी। कहाँ मिलेगी, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, ओके। तो ये मैं आज आप लोगों को दोनों लेक्चर की पीडीएफ कंबाइन प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वाइस राय को पावर भी दी गई ऑर्डिनेंस की, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस की पावर आज की डेट में हमारे पास में किस के पास है, गवर्नर के पास में और प्रेसिडेंट के पास में है। अच्छा, दोनों से रिलेटेड आर्टिकल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी गवर्नर की है और कौन सी प्रेसिडेंट की है। नेक्स्ट जब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाला ये लेक्चर, उसमें आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वॉइस राय ने इशू किया ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया, तो वॉइस राय के ये पावर दे दी गई। जो ऑर्डिनेंस था वो 6 महीने के लिए हुआ करता था, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये सारा जो चीजें डिस्कस की गई ये किसके तहत की गई, ये 1861 वाला जो काउंसिल एक्ट था उसके तहत की गई। तो जो अब नेक्स्ट वाला ये फीचर है, ये काउंसिल एक्ट जो नेक्स्ट वाला है 1892, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो उनको पावर दे दी गई, ये पूछ लिया जाता है कई बार, मतलब पावर दे दी गई उनको बजट डिस्कस करने का, ठीक है ना, एड्रेस करने का क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पावर दे दी गई, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसके अलावा तो वही है, फिर उनकी लेजिस्लेटिव पावर आगे बढ़ा दी गई, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पावर, मतलब उस तरीके से, फिर आगे म्यूनसिपैलिटीज और ये यूनिवर्सिटी, मतलब इनको भी थोड़ा रिकॉग्निशन देना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब यही था कि सबको अब साथ में लेके चलेंगे तो तभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर वही होना स्टार्ट हो जाता है प्रोटेस्ट। और अब ये नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी क्रांति फिर से रिपीट होए, तो इसीलिए इन्होंने सबको ऐड करना स्टार्ट कर दिया, नॉन ऑफिशियल मेंबर भी ऐड करने स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन इलेक्शन नाम का वर्ड यूज नहीं होता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे यूज हुआ, अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, ओके। तो होना क्या स्टार्ट हो गया, तो मतलब बातें माननी भी स्टार्ट कर दी गई। कुछ हद तक अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है काउंसिल का, बॉडी का कोई मेंबर, तो उनको सुनना भी स्टार्ट कर दिया। तो वही है, देखिए फ्रस्ट्रेशन कब आता है, अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड अपनी चला रहा है, वाइफ अपनी चला रही है, ये इसकी नहीं सुन रहा है, ये इसकी नहीं सुन रही है, तो क्या होगा, दोनों में एक दूसरे में फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग बात भी सुनना स्टार्ट कर देना, ये हस्बैंड वाइफ की नहीं है, हर जगह इंप्लीमेंट करते हैं, दो दोस्तों में भी कर सकते हैं, ये पेरेंट्स में कर सकते हैं, माता पिता के बीच में कर सकते हैं, मतलब बच्चों के और माँ बाप के बीच में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं इसको आप इंप्लीमेंट। तो अगर आप किसी को ढंग से सुनेंगे तो उसको तसल्ली होती है, अगर किसी को टाइम देते हैं तो अच्छे से दे, वरना किसी को टाइम मत ना दे, ठीक है। तो जो टाइम होना चाहिए वो एक अच्छा टाइम होना चाहिए। तो यही बात है कि सारी चीज़ें फिर थोड़े अलग लेवल में होनी स्टार्ट हो गई, तो अलग डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया, और थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाने के लिए लोगों की, हम आपकी भी सुन रहे हैं, आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को गुस्सा नहीं होना है।
अब ये वाला काउंसिल एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना भी होगा 1909, तो इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा तो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है और कौन सा यहाँ पे गवर्नर, कौन सा यहाँ पे वॉइस राय है। गवर्नर नहीं, वॉइस राय बोलना स्टार्ट कर दिया था। ये आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया देखिए, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया गया सेंट्रल लेवल पे भी, और जो प्रोविंस बनाई गई थी, जिस तरीके से हमने अभी देखा कौन कौन सी प्रोविंस बनाई गई थी, मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, तो जो प्रोविंस भी बनाई गई थी आगे जो भी जितनी प्रोविंस ये बना रहे थे, तो उनको भी लेजिस्लेटिव पावर था, उनका भी साइज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि हर एक एरिया में देखिए आप मेंबर होते हैं, तो एक तरीके से ये इस तरीके का होना स्टार्ट हो गया। जो लेजिस्लेटिव असेंबली आज की डेट में कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, कि वो बनना स्टार्ट हो गई, तो जो 16 मेंबर हुआ करते थे उनको बढ़ा के उन्होंने 60 कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से अब मतलब समझना स्टार्ट हो गए कि हाँ हमारा भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात करनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए जो मेजोरिटी रहती थी वो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की ही रहेगी। अगर मेजोरिटी इनकी नहीं रहेगी तो फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था, अभी इनका रूल चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, बट अलाउ किया इन्होंने फिर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि नॉन ऑफिशियल मेंबरों की मेजोरिटी हो जाए। मतलब जो काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर है उनकी मेजोरिटी नहीं होने दे रहे थे, पर नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी कर सकते थे। ठीक है, तो ये इतना अलाउ कर दिया गया यहाँ पे। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। पहले क्या था, बजट में था जो तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, अगर जो आंसर दे दिया बस उसी को सुनना है, साइड में हो जाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। मान लीजिए उन्होंने पूछा कि यार मेरे वाले एरिया में जो ये मतलब लाइट वाला सिस्टम है जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर में आता है कि लाइटिंग वगैरह देखनी है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पानी से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर लाइटिंग से रिलेटेड, या फिर ग्राउंड से रिलेटेड, कि उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सामने वाला बोलेगा कि ये हो गया, इसको की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लो। तो उसको अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है उसको, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था। पर लेकिन अब क्या हो गया, अब इनको मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेते हैं, आप लोग बताइए अब ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो था कि अब 2 वे कम्युनिकेशन हो चुका था, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद में आप साइड में जाओ, दूसरा क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया गया। ठीक है, ये लॉ मेंबर के तौर पर यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे, तो इनका आप लोगों को नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव दे दी गई मुस्लिम को, मतलब मुस्लिम को बना दिया गया सेपरेट इलेक्टोर, और उनको बोल दिया गया कि जो भी मुस्लिम है वो ही मुस्लिम को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली गई यहाँ पे। तो इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल, ये भी बोला जाता है। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। मतलब जो कम्युनल इलेक्ट्रोल में था, मतलब जो इस तरीके से इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनमें भी कम्युनल वो फैला दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम वाली बात लगा दी कि जो मुस्लिम है वो इंग्लिश मुस्लिम को चुनो और जो हिंदू है वो अपना हिसाब आप देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही थी, मतलब मुस्लिमों को अपनी साइड में मिलाने का काम स्टार्ट ये किया गया इनके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, या फिर यूनिवर्सिटीज़ को, या फिर जमींदार्स को। तो सीधा सीधा यही था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके साथ ज़्यादा मिलजुल कर ना रहे, उनसे दूर रहना स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके से इन्होंने ये वाले स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में, जो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ नीचे बताई है। ओके, अब जो ये वाला एक्ट आया, अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब तक ये वर्ड आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था, पर लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब अब इंडियन के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मतलब और ज़्यादा तरीके से सौंपा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 1990 था, ये 1919 वाला था जो, इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है, ये स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, फोर्स में कब आया था, 1921 में आया था। ठीक है, 1921। इसको मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से मोरले मिंटो वाला था, मिंटो मोरले वाला था, इसी तरीके से ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग डिफाइन करिएगा कौन सा यहाँ पे सेक्रेटरी है और कौन सा यहाँ पे वॉइस राय है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो 1917 में जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव थे वो ग्रेजुअल चेंज हो गया, मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का। अब इनको ये समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं, देखिए जब तक आप इंडियन को पावर नहीं देंगे तब तक आप लोग ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब जो है आदमी समझदार हो चुके हैं। अब इनको समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अब तक तो आप अंधाधुंध यहाँ पे चल रहे थे अपने हिसाब से, पर लेकिन अब ये अपना खुद अच्छा बुरा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली गई। तो यहाँ पे क्या किया गया, फिर से इन्होंने देखिए आराम आराम से चीज़ें हो रही हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे उनको सेपरेट कर दिया। मतलब अब ये हो गया यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बीमार हो रहा है उनको देखो, या फिर स्कूल वगैरह चलाना है उनको देखो, तो जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे, जो ये सारे सब्जेक्ट किसको पढ़ा दिए, प्रोविंस को पकड़ा दिए। ठीक है,
और जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थे, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन वाला हो गया, या फिर फॉरेन के साथ में क्या रिलेशन रहने हैं, वो सारे इनके अंडर में थे अंग्रेजों के। तो जो मतलब अपनी जनता को सुधारना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनकी देख रेख करनी है, जो फालतू की कुरीतियां हैं सोसाइटी में उनको दूर करना है, वो सारा काम आप लोग देखो, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे काम है वो सारा जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले काम है वो इन्होंने अपने अंडर में रखे। ओके, इसके अलावा क्या कर दिया गया, सब अपने अपने एरिया में अपने अपने लॉ एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, बट इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। उसमें से भी जो प्रोविंशियल वाले थे उसमें से भी दो जगह डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे भी कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, यहाँ पे भी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वहां पे क्या किया गया, वो एडमिनिस्टर किए गए गवर्नर के द्वारा विद द एड ऑफ द मिनिस्टर जो थे रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें क्या किया गया, गवर्नर के द्वारा उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और यहाँ पे क्या दे रखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब जो रूल और रेगुलेशन बनाने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट में रिजर्व रखे गए, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो कि कम इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट आप लोग इनको यहाँ पे बोल सकते हैं। और जो ड्यूअल स्कीम थी, गवर्नर वाज नोन है, जिसको डायरची हम बोला करते थे, डायर की बोल सकते हैं, जो भी, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है दो, ड्यूअल भी बोला जाता है, ड्यूअल रूल, ठीक है ना। तो इसकी बात यहाँ पे की गई थी। तो ये भी यहाँ पे सिस्टम था, देखिए जो चला हुआ आ रहा था। तो ड्यूअल सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा था गवर्नमेंट का, ठीक है। देख दोनों हो गए, मतलब एक तरीके से प्रोविंस पे और सेंट्रल लेवल पे, और अंदर भी डिवाइड कर दिया गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ओके। तो जो फर्स्ट टाइम बाई कैमरिकल आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे किए गए हमारी कंट्री में। तो डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुए, कब हुए, 1919 में हुए। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, वो एक तरीके से रिप्लेस कर दी गई, जो कि ओनली सिंगल थी, उसको बाई कैमरिकल बना दिया। जिस तरीके से आज की डेट में अपर हाउस होते हैं, हम उसको राज्यसभा बोलते हैं, और जो लोअर हाउस बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। पर लेकिन अगर स्टेट में चला जाए तो काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गए, ओके। तो मेजोरिटी के बेस पे यहाँ पे काम चलने लगा। ये भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। कुछ और यहाँ पे काफी फैक्चुअल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 इंडियन 6 मेंबर हुआ करते थे, उनमें से अब 3 इंडियन हुआ करेंगे, जो कि वॉइस रहे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, तीन हो गए यहाँ पे, ये और 3 हो गए इंडियन हो गए। पर लेकिन कहीं ना कहीं पावर अब भी इनके हाथ में रहेगी। क्यों? क्योंकि जब वॉइस राय का नंबर आएगा अपना वोटिंग करने का, तो मेजोरिटी उनकी ही रहेगी। पर फिर भी कम से कम यहाँ तक तो लेके आए। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, जो पहले मुस्लिमों को दी गई थी, अब सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी दे दी गई। देखिए इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी और एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इस तरीके के, कि वहां पे दी गई थी मुस्लिमों को 1909 वाले में, और 1919 वाले में किस किस तक बढ़ा दी गई, इन तक भी बढ़ा दी गई, ओके। और देखिए जो हाई कमिश्नर होता है, आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारा हाई कमिश्नर है, हर एक कंट्री में हमारे जो है हाई कमिश्नर्स हैं। तो इस तरीके से इंडिया का हाई कमिश्नर लंदन में क्रिएट कर दिया गया, तो वो 1919 के द्वारा ही क्रिएट किया गया। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन भी किया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी 1919 के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। और इसके द्वारा क्रिएट पब्लिक सर्विस कमीशन वहां सेटअप कब किया गया था, ये मतलब स्टार्ट वहां से हुआ 1926 में इसको सेटअप किया गया, ठीक है। सेपरेट फर्स्ट टाइम जो था बजट कर दिया गया। पहले जो था सब कुछ इकट्ठा हुआ करता था, अब जो प्रोविंशियल बजट हुआ करता था और सेंट्रल बजट हुआ करता था वो सेपरेट कर दिया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं पावर आती ही जा रही है इंडियन के हाथ में आराम आराम से। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड चल रहा है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट जो स्टैट्यूटरी कमीशन है, इंक्वायरी, रिपोर्ट, वर्किंग, ये सब भी यहाँ पे चीजें होने लगी। मतलब कि 10 साल में एक कमीशन निकल के आएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो पहले वाला एक्ट हुआ था वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला जो निकल के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइमन कमीशन निकल के आया। तो साइमन कमीशन किसको देखने के लिए आया था, ये देखने के लिए आया था किसको, जो 1919 का एक्ट था उसको देखने के लिए आया था। तो 10 साल की यहाँ पे इन्होंने बात की गई है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 10 साल की बात हुई थी तो आना कब चाहिए था, तो 1929 में आना चाहिए था। 10 साल तो यहीं पे पूरे होंगे ना 1919 के बाद 1929 में। पर लेकिन साइमन्स कमीशन जो आ गया था वो 2 साल पहले ही आ गया था, जो शेड्यूल टाइम था उसके। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। लेक्चर को सुनते रहिए, सारी चीजें रटनी नहीं है, सब याद रह जाएंगी। 7 मेंबर का कमीशन था और जो जॉन साइमन थे वो इसके हेड थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी कंट्री है, अब डिसाइड ये करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है गलत चल रहा है। यार हमारे ऊपर रूल कर रहे हो ना आप लोग, हमसे पूछो ना कि आप किस तरीके से रूल कर रहे हो, हम खुश हैं या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसीलिए सबने इसका प्रोटेस्ट किया। इसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, ऑल मेंबर जो थे वो ब्रिटिश मेंबर थे। तो इसलिए सब पार्टीज ने इसको बाइकआउट कर दिया कि हमको सुनना ही नहीं है इनके बारे में, ठीक है। तो फिर इसने क्या करी, 1930 में जाके रिपोर्ट दायर करी यहाँ पे,
और अबोलिश कर दिया जो डायरची वाला फंडा चल रहा था। ठीक है, प्रपोजल क्या दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि 3 राउंड टेबल, जो आगे आप लोगों ने देखा होगा 3 राउंड टेबल हुई थी। अच्छा ये बताइए महात्मा गांधी जी कौन सी राउंड टेबल में गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? तो इसमें महात्मा गांधी जी भी गए। और जो रिकमेंडेशन देखिए नेक्स्ट गवर्नमेंट जो एक्ट आया उसकी भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये भी साइमन कमीशन के द्वारा दी गई थी। ये कई बार बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसकी रिकमेंडेशन नेक्स्ट वाला जो एक्ट आएगा वो किसके द्वारा दी गई थी, तो साइमन कमीशन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है आप लोगों को। अब ये भी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ अवार्ड की जब बात की जाती है तो 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो ये मैकडोनाल्ड थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ अवार्ड को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। कहाँ तक? अब इसको डिप्रेस्ड क्लास जिसको हम बोलते हैं, शेड्यूल्ड क्लास जिसको बोलते हैं, उस तक बढ़ाने की बात की। पर लेकिन गांधी जी ने बोला आप ऑलरेडी मुस्लिम को या फिर सिख्स को, क्रिश्चियन को अलग कर चुके हैं, अब हिंदू के अंदर भी आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका सीधा सा फंडा क्या था, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो गांधी जी ये फिलोसफी इनके अच्छे से समझ चुके थे। तो उस टाइम पे जब थे गांधी जी कहाँ थे, वो यारवाड़ा जेल में थे पूना में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या बोला, जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके साथ में उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि इनको अलग से इलेक्टोरल देने की जरूरत नहीं है, हम इनका रिजर्व कर देते हैं सीटें हिंदू के अंदर ही, मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर ही इनको अलग से सीटें दे देंगे, पर इनको अलग से वैसे सीटें नहीं दी जाएगी जिस तरीके से मुस्लिम और सिख को दी जा रही है। इससे तो डिवाइड हो जाएगा हम लोगों की हिंदी कम्युनिटी के बीच में ही। तो ये बात निकल के आई। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। पूना पैक्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में काफी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। अब ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया, फिर 19 वाला था। तो ये सारी चीजें इतनी आसानी से हो रही हैं, आप लोगों को ये दिख रहा है, इतनी आसानी से नहीं हो रही हैं। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े रिवोल्ट हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट करके, दांडी मार्च वगैरह चीजें हुई, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुए, और भी बहुत सारी छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, प्रोटेस्ट हुए। तो ये आसानी से नहीं हो रही है चीजें, इनके पीछे बहुत ही हमारे हिंदुस्तानियों का खून बहा है। तो उन्होंने अपनी शहादत दी है, जिसके बाद में चल के ये सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिली है, तो इनकी इज्जत करनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो सेकंड माइलस्टोन बोला जा रहा है, मतलब कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इसको, ये इसका काफी बड़ा हाथ है इसमें। अब भी आप लोगों ने, जब भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे, तो इससे काफी पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है डायरेक्ट। ठीक है, आप लोगों को अभी आगे आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट निकल गया, जिसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे यहाँ पे। तो पूरा एक अच्छा डॉक्यूमेंट था। तो इसमें से काफी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ली गई है। ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग प्रोविंस और द प्रिंसियल स्टेट, ये एक यूनिट बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए सेंट्रल और जो यूनिट थी, जो टर्म थी, वो 3 लिस्ट में डिवाइड कर दी गई। किस तरीके से, फेडरल लिस्ट हो गई, प्रोविंशियल लिस्ट हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। ये चीजें आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, आज की डेट में भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। तो हमको आज की डेट में भी ये यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो कहाँ से निकल के आ रही है ये, ठीक है, 1935 के एक्ट से निकल के आ रही है। ठीक है, तो सेंटर के जो थे ये थे 59 सब्जेक्ट थे, यहाँ पे आइटम थे। प्रोविंस के जो थे 54 थे और कॉन्करेंट में 36 थे। इसके अलावा जो रेजिडरी, मतलब जो अवशेषित बच गए थे, वो वायसराय के अंडर में आ गए थे। इनके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट बच गया तो उनको वायसराय हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई थी। अबॉलिश कर दी गई डायरेक्टरी, प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरेक्टरी बनाई गई थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट वगैरह और रिजर्व सब्जेक्ट जो हम लोगों ने अभी लास्ट में देखे थे, वो भी अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लिस्ट आ गई अब निकल के यहाँ पे। तो इसलिए एक और अच्छे लेवल की गवर्नमेंट यहाँ पे निकल के आ गई। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही होगी यहाँ पे। अब देखिए जो गवर्नर था उसको अब क्या बातें हो गई यहाँ पे स्टार्ट, एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबल हो गया था वो कहीं ना कहीं प्रोविंशियल में अब कोई भी चेंज करनी है, जिस तरीके से आज की डेट में भी हम गवर्नर को देखते हैं, वो स्टेट के हिसाब से काम करता है। जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके हिसाब से जो एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से गवर्नर काम करता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो चीज स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये मतलब कहीं ना कहीं पावर बढ़ती जा रही है। तो कब हुआ ये महान कार्य? ये महान कार्य 1937 से लेके और 1939 तक के बीच में हुआ। ठीक है ना, और एडप्शन ऑफ द सेंटर में आ गई अब डायरेक्टरी, मतलब प्रोविंस से हटा के सेंटर में आ गई। अब प्रोविंस की डिवाइड हो गई यहाँ पे, सेंटर के मतलब ये तुम्हारे हैं, ये हमारे हैं। तो ड्यूअल गवर्नमेंट आप लोग समझ सकते हैं, मतलब सेंटर का अलग हो गया और स्टेट का अलग हो गया, कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का डिवाइड आ गया। अब फेडरलिज्म की तरफ को हम बढ़ रहे हैं, आप लोग ये कह सकते हैं। मतलब सेंटर अपना देखेगा डिफेंस, कम्युनिकेशन या फिर सिक्योरिटी, रिवेन्यू से रिलेटेड, और स्टेट अपना सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे होनी स्टार्ट हो गई। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं आप लोगों को डायरेक्ट, मतलब चीज़ें समझ में आ रही होगी। सीधे मतलब क्या किया जा रहा है, पावर ज़्यादा बढ़ाई जा रही है सबके हाथ में, जो कि यहाँ पे सेंट्रल वाले आदमी थे और स्टेट वाले आदमी थे, उनको अच्छे से डिवाइड कर दिया गया। बाइकेमिकल 6 आउट ऑफ 11, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो 11 प्रोविंस थी उनमें से 6 में बाइकेमिकल आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, बाइकेमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों आ गई यहाँ पे। तो ये 6 में आ गई 11 में से।
और लेजिस्लेटिव ये यहाँ पे एग्जांपल दिए इन्होंने कहाँ पे, जैसे बंगाल हो गया, बिहार, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया और यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको आगे चल के उत्तर प्रदेश ही बोला जाता है, ये वही वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों आने स्टार्ट हो गए। मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हमारी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बन के तैयार हो चुका है। इसके अलावा और क्या चीजें की जा रही थी, देखिए कम्युनल अवार्ड जो अब तक मुस्लिमों को दिया गया था, उसके बाद में सिख को दिया गया था। उसके अलावा मतलब जिनको भी मतलब हमने लास्ट में देखा अभी जो वो बढ़ाया गया था, उसके अलावा अब क्या करेगा, डिप्रेस शेड्यूल्ड क्लास, वुमेन और लेबर को भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई। ठीक है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेब्लिश की गई, जो स्टेब्लिश की गई थी 1858 के द्वारा, वो अब खत्म हो चुका था। काउंसिल नाम की चीजें खत्म हो गई अब यहाँ पे। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोग याद रख सकते हैं, इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ से निकल के आ रहा था। करेंसी और जो क्रेडिट होता है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 3 तरीके के लेवल पे आ गई। ये भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी यहाँ पे आ गया 1937 में। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब आखिर में वो दिन आ गया जिसका हम सभी लोगों को इंतजार था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके लिए हमने लगभग कितने सालों से आप लोग बोल सकते हैं 200-250 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। वो दिन आ गया। तो 20 फरवरी को जो 1947 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे एटले, ठीक है ना, क्लेमेंट एटले, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हो जाएगा, इन्होंने बोला 30 जून 1948 को। ठीक है, तो इसके साथ में ही एजिटेशन स्टार्ट कर दी मुस्लिमों ने। आप लोग जानते हैं सभी, एक साइड में जवाहरलाल नेहरू जी थे, दूसरी साइड में मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, तो उन्होंने पार्टीशन करने की बात की गई। तो जून 3 1947 ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, पर वो अप्लाई ये नहीं होगा किसी के ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर दिया जाए। जो एक्सेप्ट करना चाहता है वो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसी दिन सेम डेज मतलब 3 जून को ही क्या किया गया, माउंट बेटन ने 4 पार्टीशन का बात सामने रख दी, जिसको माउंट बेटन प्लान भी बोला जाता है। तो इसमें क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया दोनों ने, कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग ने भी, मतलब एक साइड में पाकिस्तान बन गया और एक साइड में भारत बन गया। और ये जो बनाया गया था किसके बेस पे आ रहा था निकल के, ये मोहम्मद अली जिन्ना जी की जो 2 नेशन थ्योरी थी उसके बेस पे निकल के आए यहाँ पे। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा देखिए और भी कई सारी चीजें थी। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या हुआ, ब्रिटिश रूल का एंड हो गया। इसके अलावा डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को, मतलब डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंस एंड सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है, सोवरन का मतलब होता है कि अपना डिसीजन खुद ले सकता है, किसी को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर अपना IR इंटरनेशनल रिलेशन किसी के साथ में बनाने हैं, घटाने हैं, तो आप लोगों को ब्रिटेन में जाके पूछने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे, आप लोग खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 वो एक बहुत ही महान दिन था जिसको हम सभी याद करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में पार्टीशन इंडिया हुआ, क्रिएट किए गए 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन। डोमिनियन क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, डोमिनियन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब तक हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए इसको डोमिनियन बोला जा रहा है। अब तक इसको जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो सारी चीजें साइड में हो जाएगी। तो पाकिस्तान और इंडिया 2 बन गए यहाँ पे। तो अबोलिश कर दिया गया वायसराय का ऑफिस। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, गवर्नर जनरल आ गए फिर से। ओके, गवर्नर जनरल आ गए, अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, ब्रिटेन के किंग के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को यहाँ पे मतलब गुमराह किया जा सकता है। डोमिनियन कैबिनेट के द्वारा, जो डोमिनियन कैबिनेट बनाई गई थी उसकी एडवाइस पे, मतलब जो डोमिनियन कैबिनेट बनाई गई थी जिसमें आप लोग सभी जानते हैं कि कौन कौन उसमें मिनिस्टर थे, क्या क्या थे, ये आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को दे रखा है एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है ना, तो इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी फूड एग्रीकल्चर। तो जो ये वाले कैबिनेट थे इनके बेस पे जो ये बोलेंगे उसके बेस पे वो सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये था डोमिनियन कैबिनेट। तो एम्पावर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 डोमिनेंट्स की कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसको अडेप्ट करें। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। इसके द्वारा अबोलिश कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो बनाया गया था वो भी अबोलिश कर दिया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया। जब यहाँ पे वायसराय खत्म हो गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या करना है। और फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी स्टेट मतलब कॉमन, यहाँ पे क्या बोला गया, कॉमनवेल्थ अफेयर बोला गया। अब ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ वर्ड है ये सारे ऐसे स्टेट हैं इसके अंडर में। आप लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम का नाम सुना होगा, तो ये वही गेम होते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। मतलब जो भी अंडर कंट्रोल थे किसके, मतलब यूके के, ब्रिटेन के, आप लोग बोल सकते हैं जो अंडर कंट्रोल थे, जहां पे उन्होंने रूल किया, जो कॉलोनीज थी वो सारी कॉलोनीज को कॉमनवेल्थ के अंडर में ला लिया गया कि मतलब एक सब इस सब को मिला के इनके साथ में गेम भी होते हैं, तो वो उन्हीं नेशंस के होते हैं जो कभी कभी जिनके ऊपर रूल रहा है ब्रिटेन का। ठीक है, पर लेकिन आज की डेट में सब सोवरेन बन चुके हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते थे।
ये बात आ गई यहाँ पे निकल के, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि हर एक स्टेट को ये बोल दिया गया कि जो ज्वाइन करना चाहता है तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, इंडिया को ज्वाइन कर ले। इसी की वजह से आज तक की जम्मू कश्मीर वाली जो प्रॉब्लम चल रही है वो इसी की वजह से चल रही है, ठीक है। और डिप्राइव कर दिया गया यहाँ पे जो ब्रिटिश मोनार्क थे उनको राइट टू वीटो, जो वीटो कर सकते थे बिल को वो नहीं कर सकते अब। तो राइट टू रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल को दे दिया गया, जो कि इंडियन के द्वारा ही सेलेक्ट किया जा रहा था। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड हो गए थे अब यहाँ पर। इसी तरीके से बन गए जिस तरीके से आज की डेट में प्रेसिडेंट है और गवर्नर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज थी, जो पोस्ट के लिए जो सेक्रेटरी वगैरह थे वो भी सारे मतलब इंडियन होने लगे, कहने का मतलब ये है। ओके, पर लेकिन अब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन चला जा रहा था वो सिविल सर्विसेज के द्वारा चला जा रहा था, तो फिर से उनको उसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए बोला गया कि आप कंटिन्यू रखिए, जहां तक आप लोग लेके आए आगे भी आप लोग इसको कंटिन्यू करिए, जिससे कि सहायता मिल सके चीज़ों को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो मिड नाइट 14 और 15 अगस्त में 1947 में जो ब्रिटिश रूल था वो एंड हो गया और दो आज़ाद नेशन बन गए, एक साइड में इंडिया और दूसरी साइड में पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल न्यू डोमिनेंट ऑफ इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके अलावा जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और इंडिया फॉर्म 1947 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनेंट, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही आगे चल के हमारी पार्लियामेंट बन गई। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री थी। अब इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, किस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें चली हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने पूछा था, ये 1764 में हुई थी। बी आर अम्बेडकर जी थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में मैंने पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोनोपोली जी थी वो एंड कर दी गई थी, सब में छोड़ के टी और चाइना के साथ में ट्रेड को, पर लेकिन सारी मोनोपोली एड खत्म कर दी गई थी 1833 वाले में, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ भी यहाँ पे दी गई थी एजुकेशन के लिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और चीज़ों को शेयर भी कर दीजिए जितना आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि सबको फायदा पहुंच सके। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। और जो बंदे एनसीईआरटी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सको, तो उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके अपनी स्टडी को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।